एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अभी तक साइकोलॉजी देखा, साइकोलॉजी की उत्पत्ति देखी, साइकोलॉजी का नेचर देखा। अब हम बात करते हैं कि मेन टॉपिक जो बीएड, डीएलएड, रीट सभी में आने वाला है और वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है अप्लाइड साइकोलॉजी और एक है प्योर साइकोलॉजी। जब हम सब्जेक्ट की विशेष की बात करते हैं कि मनोविज्ञान अपने आप में विज्ञान है, और जब हम मनोविज्ञान को थोरोली पढ़ते हैं, विस्तृत रूप से उसका गहन अध्ययन करते हैं, तो वो मनोविज्ञान प्योर साइकोलॉजी कहलाता है। और जिस तरह से हम साइकोलॉजी को जब एजुकेशन में उसका प्रयोग करने लगते हैं तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, एक अप्लाइड साइकोलॉजी है, जिसको हम एजुकेशन में उसके सिद्धांतों को, उसके नियमों को, उसकी थ्योरीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए इसको अप्लाइड साइकोलॉजी की कैटेगरी में रखा गया है। वैसे देखा जाए तो जो अप्लाइड साइकोलॉजी है, इसकी बहुत सारी स्ट्रीम है अदर देन एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अतिरिक्त अन्य बहुत सारी ब्रांचेस हैं जहां पर हम साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं और वो एक अप्लाइड साइकोलॉजी के फॉर्म में कहलाई जाती हैं। जैसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी हो गया, क्रिमिनल साइकोलॉजी या क्राइम साइकोलॉजी हो गया, इसी तरह से मिलिट्री साइकोलॉजी हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, तो एनिमल साइकोलॉजी हो गया, प्लांट साइकोलॉजी। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं जहाँ पर हम साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से ही हम उसको एक अप्लाइड के फॉर्म में लेकर चलते हैं। इसको ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि ये आपका इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी? अगर हम देखें एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो दो शब्द कौन से हैं? एक तो है एजुकेशन और दूसरा क्या है? साइकोलॉजी। और अगर हम इसी की बात करें एजुकेशन और साइकोलॉजी की, तो इसको हम दो पार्ट में लेकर चले। हमने साइकोलॉजी का अर्थ देख लिया कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि मनोविज्ञान या शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, हम उसके ऊपर देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मनोविज्ञान और शिक्षा। जबकि सामान्य मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है। सामान्य विज्ञान की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे सामान्य विज्ञान को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मनोविज्ञान को हम एक शुद्ध मनोविज्ञान और एक हम उसमें जहाँ पर हम उसको अप्लाई करते हैं अनुप्रयोग से मनोविज्ञान, इस रूप में लेकर चलते हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मनोविज्ञान और शिक्षा। जबकि सामान्य मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान इसका मनुष्य के समाजीकरण के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग और उसके व्यवहार को संशोधित करना है। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, while general psychology is a pure science, educational psychology its application in the field of education with the aim of socializing man and modifying the behavior। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक बिहेवियर की बात हो रही है, तो अगर हम देखें तो मनोविज्ञान में शिक्षा के अंदर हम क्या करते हैं कि स्कूल, कॉलेज या जो भी आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब क्या हैं? सामाजिक हैं, और वहाँ पर हम व्यक्ति के व्यवहार का या छात्रों के व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं, उनका समाजीकरण देखते हैं। इसलिए यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम मनोविज्ञान को एक अप्लाइड शाखा के रूप में लेकर चलते हैं और मनोविज्ञान के सिद्धांतों को, मनोविज्ञान के लॉज को, नियमों को हम शिक्षा में प्रयोग करते हैं, तो उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो डेफिनेशंस चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इन दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लेते हैं जो क्रो एंड क्रो की। ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी।
तो जो क्रो एंड क्रो के हिसाब से मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो क्रो एंड क्रो ने डिफाइन किया, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। देखिए कि कभी भी हम मनोविज्ञान को जन्म से लेके या ये कहा जाए कि पर्टिकुलर एक पीरियड के अंदर ही हम मनोविज्ञान का या शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर और वृद्धावस्था तक, और वैसे कहा जाए कि मृत्यु तक, व्यक्तिगत व्यक्तियों के जो लर्निंग एक्सपीरियंस हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनकी व्याख्या करने का काम करता है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने, और ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है स्किनर की। स्किनर ने मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान को डिफाइन किया, ब्रांच ऑफ अ साइकोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड लर्निंग। अब देखिए, शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, एक विद्यार्थी, एक टीचिंग और एक लर्निंग प्रोसेस, और या अगर हम कहें स्टूडेंट, टीचर एंड करिकुलम, या दूसरी तरफ हम कहें कि टीचिंग, लर्निंग एंड कंटेंट, तो 3 डायमेंशनल हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ संबंधित हो, उसकी व्याख्या करती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। ये स्किनर ने अपनी डेफिनेशन दी है। इसी के साथ में अगर हम देखें, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन अपने आप में एक संपूर्ण डेफिनेशन है, वो है पील की। पील ने डिफाइन किया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। देखिए, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन इसमें बहुत कुछ कवर हो रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, या ये कहा जाए कि अगर शिक्षा मनोविज्ञान है तो एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, या साइंस ऑफ एजुकेशन, इट मीन्स अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम स्टूडेंट्स का बिहेवियर देख रहे हैं, टीचर्स की मेथडोलॉजी देख रहे हैं, एक एनवायरनमेंट देख रहे हैं, एक कंटेंट देख रहे हैं, करिकुलम फ्रेमवर्क देख रहे हैं, यानी कि एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन एजुकेशन। और उस एजुकेशन को स्टडी करा जा रहा है, उसको, उस विज्ञान को स्टडी किया जा रहा है, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर हम देखें कि एक और अच्छी डेफिनेशन जिसको 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है स्टीफन की। स्टीफन ने साइकोलॉजी को डिफाइन किया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। मैं रिपीट कर रही हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवस्थित अध्ययन है ऑफ द एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, एक बालक का शैक्षिक विकास और वृद्धि का। यानी कि एक बालक में जो शैक्षिक विकास और वृद्धि होती है, उसको जब हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन करने वाली जो शाखा है वो कौन है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, या किसका नेचर, किसका काम हो गया? वो शिक्षा मनोविज्ञान का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान की हमने मुख्य रूप से 4 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी। वो 4 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी हैं? पहली क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने कहा कि जन्म से लेकर और ओल्ड एज तक जब हम व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के अनुभवों को या उसके अधिगम अनुभवों का प्रयोग करते हैं तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है स्किनर की, क्योंकि स्किनर ने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंडिकेट किया। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण अधिगम, दोनों चीज़ों को केंद्र बिंदु माना, और शिक्षण अधिगम शिक्षा का मुख्य उपयोग है, या ये कहा जाए कि मुख्य बिंदु है, जिसके कारण स्किनर की डेफिनेशन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ में अगर हम आगे बढ़ें तो अब हम ले सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इस शिक्षा मनोविज्ञान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, कि ये शिक्षा मनोविज्ञान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, या शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन की हमें आवश्यकता क्यों है, या किस लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़ रहा है, या हाउ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्प फॉर द टीचर और एज वेल एज स्टूडेंट ऑल्सो, कि शिक्षक और छात्रों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान सबसे पहले अगर देखा जाए तो शिक्षक
के पूर्व में अगर पहले शिक्षक का जो कार्य होता था वो एक अधिनायकवाद के प्रभाव से बच्चे किस तरह से शिक्षा को एक विषय केंद्रित बना दिया जाता था, ये हमारा पुराना है कि टीचर ओरिएंटेड हुआ करती थी, सब्जेक्ट सेंटर्ड हुआ करती थी, हम चाइल्ड को सेंटर्ड नहीं बनाकर चलते थे, विषय केंद्रित बना दिया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बच्चे की ज़रूरतों और उसकी शैक्षिक विकास की रुचि का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखा गया था, यानी कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, स्टूडेंट की किस में रुचि है, स्टूडेंट की आवश्यकताएं क्या हैं, स्टूडेंट का जो एजुकेशनल ग्रोथ हो रही है उसमें उसकी इंटरेस्ट का क्या योगदान है, इन सब चीज़ों को इग्नोर किया गया था। और इन सब चीज़ों की अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस इम्पोर्टेंस को याद दिलाने के लिए, इस इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ कराने के लिए, इस आवश्यकता को महसूस करते हुए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी। इसी के साथ में अगर हम दूसरी इसका फीचर लें कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो दूसरे के लिए भी अगर हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि पहली बार अगर देखें तो रूसो एक ऐसे एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने एमिल के साथ में सीखने और बच्चों की पुरानी अवधारणा में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए थे। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध काम एमिल के अंदर क्या था कि बच्चों के साथ में उसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए उनकी रुचि के आधार पर इस चीज़ के ऊपर वर्क किया था। और जब उन्होंने इसको देखा कि इसके करने से उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं तो उन्होंने इसकी आवश्यकता को महसूस किया। तो अगर देखा जाए तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से हम बच्चों के व्यवहार को समझने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चों को या स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम स्टूडेंट्स की ये कहा जाए कि स्टूडेंट्स को समझने में हमें कहीं ना कहीं इसकी हेल्प मिलती है। स्टूडेंट क्या चाहता है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, इसको हम आगे विस्तृत रूप से देखेंगे। अब अगर हम देखें कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अगर हम सबसे पहली बात करें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ बिहेवियरल साइंस, कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहारिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक विज्ञान है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? देखिए, अगर हम देखें कि ये एक शैक्षिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। शैक्षिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किस तरह से कि हम सिस्टमैटिक बालक शिक्षा में सब्जेक्ट कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, बट हम उसको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर और उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को बताकर और फिर ही हम उसको स्टडी कराते हैं, लॉज को, थ्योरीज़ को, तभी इसको हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार अगर देखा जाए कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक स्थितियों में मानव के व्यवहार से संबंधित है। शैक्षिक स्थितियों में मानव का व्यवहार, यानी कि मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, आप एक टीचर हैं और आपका मन वहाँ पर पढ़ने का नहीं है, तो वहाँ पर शैक्षिक परिस्थितियाँ क्या हो गई, स्थितियाँ क्या हो गई कि आप ज़बरदस्ती बालकों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और सीधा अगर आप पढ़ाने प्रारंभ कर दें तो ये बच्चों के लिए एक सिर पर हथौड़े मारने वाली बात होगी। यानी कि जब तक हम उनकी रुचि को, उनके मन को नहीं पढ़ लेते, तब तक अगर हम उनको तैयार नहीं कर लेते, उनको मोटिवेट नहीं कर देते, तब तक अगर हम उसको डायरेक्टली उनको पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ये सिर पर हथौड़ा मारने वाला ही काम होगा। तो इसलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर वैज्ञानिक रूप से हम उनकी स्थितियों को अध्ययन करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि इस प्रकार के शैक्षिक मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें दो मुख्य संदर्भ हैं, मानव व्यवहार और शिक्षा। मानव व्यवहार और शिक्षा यानी कि किस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से हमारा बिहेवियर है, वो बिहेवियर किस तरह से हमें इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान एक साइंस है। दूसरी बात आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है।
अब वो सामाजिक विज्ञान कैसे है, लाइक द सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अगर हम और किसी और की भी अगर हम बात करते हैं, एक समाजशास्त्री, एक मनोवैज्ञानिक, एक अर्थशास्त्री, एक मानव विज्ञानी, एक राजनीतिक वैज्ञानिक की तरह अगर हम देखें तो द एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर सोशलिबिलिटी, कि वो भी एक शिक्षा मनोविज्ञान मानव और उनके समाजशास्त्र का अध्ययन करता है। अब मानव और उनके समाजशास्त्र का अध्ययन किस प्रकार करता है? देखिए कि मानव, अगर विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी कहाँ रह रहा है? विद्यार्थी कहाँ रह रहा है? समाज में। और समाज में वो अलग अलग रूप में अलग अलग क्रियाएं करता है, अलग अलग व्यवहार करता है। जब वो कक्षा में बैठा हुआ तो उसका व्यवहार अलग होगा, जब वो कहीं ग्राउंड में होगा तो उसका व्यवहार अलग होगा, अगर वो एक्स पर्सन के साथ बात कर रहा है तो उसका व्यवहार अलग होगा। जब हम उस व्यवहार को इवन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी बालक का व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो जब हम शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक दायरे को शामिल करते हैं, समाज में हम समाज का एक भाग है, विद्यालय भी समाज का एक भाग है, तो इसीलिए इसको साइंस ऑफ एजुकेशनल साइंस इज अ साइंस ऑफ, यू कैन से दैट इज अ सोशल साइंस, कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस, कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक सकारात्मक विज्ञान है। इसको हम कभी भी नकारात्मक या नॉर्मेटिव साइंस नहीं कहते, क्योंकि देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको हम एक सकारात्मक मनोविज्ञान क्यों कह रहे हैं? देखिए, सकारात्मक मनोविज्ञान कहने के पीछे जो हमारा तात्पर्य है वो यही है कि एक आदर्श विज्ञान में जैसे तर्क या नीति शास्त्र के तथ्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उन्हें होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि एक सकारात्मक विज्ञान तथ्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा करते हैं या जैसा वे संचालित करते हैं। हम इसमें फेरबदल नहीं कर सकते, हम इसमें फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे नियम हैं, उनको हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं बदल सकते। इसलिए इसको एक पॉजिटिव साइंस कहते हैं। व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने की कोशिश करता है कि हमारा जो बिहेवियर है और हमारे जो अनुभव हैं, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, क्या हमारा अनुभव और व्यवहार दोनों सही हैं, उनके आपस में क्या अंतर संबंध उनमें स्थापित किए जा सकते हैं, उसको जानने का प्रयास करता है। या ये कहा जाए कि मनोविज्ञान एक शाखा के रूप में है, वह किसी भी अन्य लागू मनोविज्ञान के समानांतर है, कि हम इसको कह सकते हैं कि किस तरह से हम इसके ऊपर आगे लेकर चलते हैं, कि कैसे इसको हम आगे एक साइंस के फॉर्म में, एक पॉजिटिव साइंस के फॉर्म में इसको हम ले सकते हैं। तो अगर हम एक निष्कर्ष रूप में निकालें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की कुछ विशेषताएं शॉर्ट फॉर्म में हमारे सामने आती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विशेषताएं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स हमारे सामने आती हैं। और वो पहले फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान एक अप्लाइड मनोविज्ञान के रूप में माना गया है। दूसरा, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस, कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक मनोविज्ञान है। तीसरा, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल साइंस, कि मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान, व्यवहारिक अध्ययन है। चौथा अगर हम दें कि ये सोशल साइंस है, स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल साइंस है, या ये कहा जाए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमने शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशंस, ये करैक्टरिस्टिक्स को देखा। और इसमें मुख्य बिंदु अगर देखा जाए तो मुख्य बिंदु क्या है कि हम मनोविज्ञान को सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक अध्ययन का विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, इसको पॉजिटिव साइंस और इसको विज्ञान कह सकते हैं। अब बात आती है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके क्षेत्र क्या हैं। देखिए, ये बहुत
अच्छा पार्ट है इसका, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों को 5 मुख्य भागों में बांटते हैं। 5 मेजर एरियाज कवर्ड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी। एक शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम 5 मुख्य क्षेत्र शामिल करते हैं। उसमें पहला क्षेत्र क्या है? द लर्नर, सीखने वाला, अधिगमकर्ता। कौन है? विद्यार्थी। नंबर 2, द लर्निंग प्रोसेस। दूसरी बात हम करते हैं अधिगम प्रक्रिया, कि जो सीखने का प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है वो। तीसरा है द लर्निंग सिचुएशन, कि सीखने की परिस्थितियां कैसी हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का फैकल्टीज़ कैसी हैं, वहाँ रिसोर्सेज क्या हैं, एनवायरनमेंट किस तरह का है, एक फ्री एजुकेशनल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है या रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है, तो ये सिचुएशन को शो करता है। फोर्थ है द टीचिंग सिचुएशन, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस, कि जो टीचिंग सिचुएशंस हैं वो कैसी हैं, शैक्षणिक प्रक्रिया है उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग की सिचुएशंस क्या हैं, वो किस तरह की हैं। और लास्ट में आता है द टीचर। अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये इसके स्कोप को वाइड बनाते हैं या विस्तृत बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को लेकर चलें। लर्नर में विद्यार्थी आ गया, विद्यार्थी की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड का है, ये सारी की सारी चीज़ें लर्नर में आ गई। क्या लर्नर का बिहेवियर सही है या उसका आईक्यू है उसके क्लास के अकॉर्डिंग है, जो विषय उसको पढ़ाया जा रहा है क्या वो उसकी स्थिति के अनुरूप है। तो ये इसके स्कोप हो गए, ये 5 एरियाज हो गए। अगर हम इन्हीं की बात करें एक विस्तृत रूप में तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप्स को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार, कि हम मानव व्यवहार के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, या ये कहा जाए ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से कर रहा है, एक्शन रिएक्शन क्या है उसका, किन परिस्थितियों में किस तरह से हम बिहेव करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नंबर 2, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा जो वृद्धि एंड विकास है वो भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है लर्नर, शिक्षार्थी, विद्यार्थी। चौथा है द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सीखने के अनुभव। पांचवा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। छठा है टीचर, द टीचर या शिक्षक या अध्यापक जिसको हम कहें। सातवां है लर्निंग सिचुएशन, सीखने की स्थिति। आठवां है लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया। और नौवां है पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट, व्यक्तित्व और समायोजन। और लास्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श। ये सारे के सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान किसी न किसी रूप में हेल्प करता है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी। तो जो हमारा 10 पार्ट है इसके साइकोलॉजी का, इसका अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हम पूरा का पूरा इन 10 पार्ट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। आज जो हमने देखा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान का आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी डेफिनेशंस, उसका नेचर और उसका स्कोप, इसी के ऊपर आधारित कुछ हम प्रश्न लेते हैं जो पुराने एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, रीट में, सीटैट में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में। तो वो पॉइंट आज हम इसमें कवर करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। द स्टेटमेंट गिवन बाय, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान या ये कहा जाए शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला वुडवर्थ, दूसरा स्किनर, तीसरा सिम्पसन, चौथा पावलव। अब देखिए कि स्किनर ने ही कहा था कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या है,
इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। और ये मैंने बहुत पहले कह दिया था कि स्किनर की जो डेफिनेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार इसके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्किनर। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लें तो इसमें दूसरा क्वेश्चन एक बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? अब देखिए इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल साइंस, शैक्षिक मनोविज्ञान एक व्यवहार विज्ञान है। दूसरा, इट इज़ अ सोशल साइंस, यह सामाजिक विज्ञान है। इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस, यह सकारात्मक मनोविज्ञान है। और चौथा, इट इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस, ये एक नकारात्मक विज्ञान है। अगर हम देखें तो अभी हमने देखा था कि वॉटसन ने इसको क्या कहा था, इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस। तो पॉजिटिव साइंस भी हमने पढ़ा, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस, हमने शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, ये भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि ये व्यवहारवाद का है, तो ये भी हमने देखा। तो यहाँ पर अगर इसका आंसर होगा तो वो क्या होगा कि ये एक मानक विज्ञान है या नकारात्मक विज्ञान है, यही इसका एक सही आंसर होगा, क्योंकि ये हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा। तीसरा क्वेश्चन बनता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर ए टीचर इज अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन और ए स्टूडेंट। नंबर 2, अप्लाई द रूल्स ऑफ साइंस इन क्लास। नंबर 3, सॉल्व द स्कूल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। नंबर 4, करेक्ट हिज हर ओन मिसकंसेप्शन अबाउट द यूनिवर्स। अब मैं इसको हिंदी में भी बोल देती हूँ कि एक शैक्षिक मनोविज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित, सॉरी ये पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, पॉजिटिव साइंस, नेगेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है बच्चों या छात्रों को समझना, विज्ञान के नियमों को कक्षा में लागू करें, स्कूल की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करें, ब्रह्मांड के बारे में अपनी गलत धारणा को ठीक करें। तो देखिए कि अगर हम देखते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर टीचर को जानना जरूरी है तो किसके लिए ज़रूरी है? विद्यार्थियों को जानने के लिए, शिक्षार्थियों को जानने के लिए, स्टूडेंट्स को समझने के लिए। और उसमें किसका कौन सा आंसर आएगा? नंबर ए, विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ साइंस हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। देखिए 3-4 चीजें दे दी यहाँ पे। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान की एक शाखा है। साइकोलॉजी इज अ साइंस, मनोविज्ञान एक विज्ञान है। और तीसरा, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? इसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बोरिंग, हल, वुंट और टॉलमैन। तो इसका आंसर देखिए कौन आएगा? वुंट। वुंट ने ही शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की शाखा माना, शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान माना और उन्हीं को ही एक्सपेरिमेंटल साइंस का जनक कहा जाता है। उनकी जो पहली प्रयोगशाला थी उन्होंने जर्मनी में लिप्सिंग में बनाई थी और ये 1879 में बनाई थी। और इसी प्रयोगशाला में पहली बार उन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का प्रयोग कहा जाता है, या ये कहा जाए कि 1879 में उन्होंने जर्मनी के अंदर जो लिप्सिंग के अंदर अपनी पहली प्रयोगशाला बनाई थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन होगा? वुंट।
अब नेक्स्ट जो आता है इसमें क्वेश्चन कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज प्राइमरली कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द जनरल बिहेवियर ऑफ, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रमुख रूप से किसके व्यवहार को समझने में काम करता है। अब उसमें देखिए आपके पास ऑप्शन है अडल्ट, टीचर, स्टूडेंट, वर्कर। जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पर टीचर को किसको समझना है, किसके व्यवहार को समझना है, किसके सामान्य व्यवहार को समझना है, स्टूडेंट को। तो यहाँ पर उसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, विद्यार्थी, यानी कि वयस्क भी नहीं होगा, अध्यापक भी नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन होगा, स्टूडेंट होगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें जो आया हुआ है कई बार, वो क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, शिक्षा मनोविज्ञान है प्योर साइंस, शुद्ध विज्ञान, एन अप्लाइड साइंस, अ नॉर्मेटिव साइंस, नन ऑफ द अबव। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, एक मानक विज्ञान है, इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम देखें तो हम मनोविज्ञान को पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से शिक्षा में प्रयोग नहीं करते, केवल हम शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा में अप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया, अप्लाइड साइंस। तो इसका अगर आंसर होगा तो कौन सा होगा, अप्लाइड साइंस वाला। नॉर्मेटिव साइंस भी नहीं है, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ लिमिटेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, निम्नलिखित में से किस विकल्प को शैक्षिक मनोविज्ञान की एक सीमा है। अब इसमें अगर हम देखें, नॉलेज ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लास, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको बालक विकास की विभिन्न चरणों का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तियों की समस्या। तो इसकी सीमा क्या हो सकती है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शैक्षिक मनोविज्ञान की एक सीमा है, और वो सीमा क्या है, बाल विकास के विभिन्न चरणों का ज्ञान। ये इसकी लिमिटेशन है, ये अंतिम है कि इससे जो नॉलेज ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, हमें इसको समझना इसका पार्ट है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तियों की समस्या, ये इसकी सीमा के अंतर्गत नहीं आता। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, वो क्वेश्चन है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसर्न विद, शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध से है, नंबर 1 द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस, द लर्निंग सिचुएशन, ऑल गिवन ऑप्शंस। ये अभी हमने देखा था इसके स्कोप के अंदर कि अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ या सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो डी बनेगा कि वो सभी से संबंधित है, यानी कि उसका आंसर क्या होगा, शिक्षार्थी भी इसका पार्ट है, शिक्षार्थी या जो अधिगम का लर्निंग प्रोसेस है वो भी इसका पार्ट है, लर्निंग सीखने की स्थिति है वो भी इसका पार्ट है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी पार्ट, सभी दी गई सिचुएशंस। एक और क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी के व्यवहार का उसके संबंध में अध्ययन करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन, नंबर 1 शैक्षिक वातावरण, नंबर 2 घरेलू वातावरण, नंबर 3 साथियों का समूह, नंबर 4 अलगाव में। एजुकेशनल एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट, पीयर ग्रुप, इन आइसोलेशन। तो अगर हम इसमें देखें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसका सीधा सीधा संबंध किसके साथ में है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट के साथ में। तो वहाँ पर उसका सही आंसर क्या होगा, नंबर 1 एजुकेशनल एनवायरनमेंट, यानी कि शैक्षिक वातावरण। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, नंबर 3 इन द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड,
और नंबर 4 इन द होल एजुकेशनल प्रोसेस। अब बताइए, खुद को समझना, बच्चे को समझना, शिक्षण विधियों के चयन में या पूरी शैक्षिक प्रक्रिया में। आपके देखें तो अगर हम संपूर्ण या कंप्लीट होल एजुकेशनल प्रोसेस है उसको समझने में ही शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है, तो इसका आंसर सही क्या होगा? द होल प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है पूरी शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चंस हमारे बन गए कि इस टॉपिक से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो सारे इसमें हमने कवर कर लिए। तो मेरे ख्याल से मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, फिर शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान की अर्थ क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषाएं, शैक्षिक मनोविज्ञान का नेचर या प्रकृति और शैक्षिक मनोविज्ञान की आवश्यकता, इन सभी चीज़ों को हमने देख लिया। अब एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर हम लेंगे कि वाई एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स, कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों के लिए क्यों अनिवार्य है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए किसी रूप में हेल्पफुल हो, सहायक हो, तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।